आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि उसकी प्राइसिंग रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी से कम है। आपके पास डाउन पेमेंट के लिए पैसे हैं पर मंथली ईएमआई को लेकर आप सोच विचार कर रहे हैं क्योंकि आप मंथली रेंटल पर भी एक बड़ा अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं। आप इस कश्मकश में हैं कि अगर घर खरीद लिया तो मंथली फाइनेंसेस कैसे मैनेज होंगे। और तभी आपको अपनी पसंद की एक ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है जहां आपसे वादा किया जाता है कि आपको टोटल प्रॉपर्टी प्राइस का कुछ परसेंट अमाउंट ही डाउन पेमेंट पे देना होगा और आपकी ईएमआई पोजीशन के बाद ही शुरू होगी। आप खुश हैं और टेंशन फ्री हैं, लेकिन आपको यहीं पर सावधान होने की जरूरत है। दरअसल ये एक सबवेंशन स्कीम है जिसमें डील करने से पहले आपको इसकी कुछ पेचीदगियों को समझना जरूरी है। हेलो एमबीटीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना कौरव। आज हम आपको बताएंगे सबवेंशन स्कीम के बारे में। आखिर इसे आरबीआई ने क्यों बैन किया और अगर ये स्कीम बैन है तो फिर डेवलपर्स ऐसे ऑफर्स अभी भी कैसे दे रहे हैं। देखिए, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट तीन पार्टियों के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है उसे ट्राइपार्टाइट कहते हैं। ईएमआई और प्री ईएमआई में जो ये एग्रीमेंट है एक होम लोन या हाउसिंग लोन का, वो एक बैंक, बिल्डर और बायर के बीच में होता है, जिसमें बायर की कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, बिल्डर की कुछ ऑब्लिगेशन होती है और बैंक की कुछ ऑब्लिगेशन होती हैं। उसे ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट कहा जाता है। देखिए, सबवेंशन स्कीम पहली बात तो एब्सोल्युटली इलीगल है, उसमें एंटर किसी को करना ही नहीं चाहिए। बहुत पहले से आरबीआई की गाइडलाइंस हैं और अब तो बिल्कुल ही एक्ट आ चुका है जो कहता है कि ऐसे कोई भी इनोवेटिव लोन प्लान या हाउस लेंडिंग प्लान एब्सोल्युटली इलीगल हैं और कोई बैंक, कोई एनबीएफसी इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता किसी बायर्स को। इसकी पेचीदगियाँ ये हैं कि आपका जो 90% पैसा है वो डे वन को बिल्डर को डिसबर्स हो जाता है और इसमें जो बिल्डर वादा करता है कि आपके बिहाफ पे प्री ईएमआई चुकाएगा, ना कि ईएमआई, प्री ईएमआई चुकाएगा, उसकी ऑब्लिगेशन बैंक को कहीं उस ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में नहीं लिखी होती है। सो दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में है जो एक नॉर्मल हाउसिंग लोन की तरह है, जो आपके बीच में बैंक और बिल्डर के बीच में है, जिसमें आपकी ऑब्लिगेशन है प्री ईएमआई चुकाने की। उसके बाद एक एमओयू किया जाता है बिल्डर और आपके बीच में, जिसमें बैंक पार्टी नहीं होता। उसके तर्ज पे बिल्डर बैंक्स को या को प्री ईएमआई देता है या आपको ईएमआई देता है तब तक जब तक पोजेशन नहीं आता। इस सिचुएशन में कई बार ऐसा देखा गया है कि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं और प्री ईएमआई की जो रनिंग टाइम है, बिल्डर ने या तो उसको 3 साल किया हुआ है या 2 साल किया हुआ है, तो अगर वो 2 या 3 साल तक चुकाएगा और बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनने में 7 साल लग गए तो वो 4 साल की प्री ईएमआई या ईएमआई वो आपको चुकानी पड़ेगी उस अमाउंट पे जो कि बैंक ने डिसबर्स कर चुकी है बिल्डर को, जो कि एटलीस्ट 90% है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट हो जाता है। तो आपकी दोहरी मार है, ना तो आपके पास घर है, ना तो आपके पास, और आपको ईएमआई भी चुकानी पड़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो बिल्डर चुका रहे हैं इसे प्री ईएमआई है, यानी कि ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है जो आप लोन में चुकाते हैं या जो अपनी इंस्टॉलमेंट में चुकाते हैं। ये प्री ईएमआई है तो इसमें सिर्फ इंटरेस्ट फैक्टर है जो कि एक बिल्डर बैंक को दे रहा है। आपका प्रिंसिपल वो जैसे का तैसा स्टैंड रहता है, तो आपकी लोन ऑब्लिगेशन बढ़ती रहती है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें इतनी पेचीदगियाँ हैं कि कोई इनोसेंट बायर या कोई कॉमन मैन उसको इसमें एंटर करना ही नहीं चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ है हमारे देश में, लॉ के बारे में और जितने भी न्याय व्यवस्था है या कानून है उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। और बिल्डर क्योंकि अनफेयर एडवांटेज में होता है और लालच दे के ऐसी स्कीम्स फ्लोट कर देते हैं और बायर्स उसमें फंस जाते हैं, यही एक कहना है। प्लस हमारे यहाँ रेरा आने से पहले या
कोई इंस्टीट्यूशनल चेक्स नहीं थे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, बल्कि रेरा आने के बाद भी इतना सर्टेन चेक्स नहीं हो पाया है जिसकी वजह से ये चल रहे हैं। दूसरा, इसमें क्या होता है, जो लोकल बैंक्स और ब्रांचेस होते हैं, जो इसमें उनके ऑफिसर्स, वो उनकी भागीदारी होती है। कई बार ये भी देखा गया है कि बैंक्स के हेड ऑफिसर्स को इनके बारे में नहीं पता होता, बल्कि ब्रांच और लोकल ऑफिसर्स इस पे कॉल लेते हैं। देखिए, पहले मेरी तो ये आपको एक एडवाइस होगी कि आप ऐसी किसी एग्रीमेंट में एंटर करें ही ना। ये बहुत डेंजरस एग्रीमेंट है जिसमें बहुत सारे डाउनसाइड्स हैं और अपसाइड बहुत ही कम है। दूसरी बात, अगर आप मजबूरी में हैं और तब भी आप ऐसा एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो आप ये भी इंश्योर करें कि जो ईएमआई देने की जो लाइबिलिटी है, जो बिल्डर लेता है एमओयू में या थर्ड पार्टी में, बैक एंड एग्रीमेंट्स में, वो आप उस ट्राइपार्टाइट में डलवाएं और ड्यूली बैंक से एक्नॉलेज करवाएं कि यानी कि बैंक जानता है कि जब तक पोजेशन नहीं आएगा तो बायर का के बिहाफ पे जो प्री एमआई है वो बिल्डर चुकाएगा, और बायर अगर बिल्डर नहीं चुकाता तो बायर को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, बिल्डर को प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अगर ये राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो हैं प्री एमआई की एक पूर्ण रूप से आप अपने ट्राइपार्टाइट में एग्रीमेंट में कैप्चर करवा पाते हैं तो ही इस रास्ते पे आगे बढ़िए, तो ही ऐसी एग्रीमेंट्स में एंटर करिए, वरना मेरा सजेशन है इन एग्रीमेंट से आप दूर रहिए। ये छोटा लालच है, आपको एक लुझाने की एक तरीका है, लेकिन उसके पिटफॉल्स बहुत ज़्यादा हैं। क्या उन्होंने जब लोन डिसबर्स किया उसके बाद कोई चेक्स, ड्यू डिलिजेंस या कुछ किया है जिस पे ये पता चले कि प्रोजेक्ट की वायबिलिटी क्या है, उसकी रिपोर्ट मांग सकते हैं। तो इससे ये भी दिखेगा कि बैंक ने अपनी कार्रवाई करी है और बैंक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अगर आपको ये लगे कि बैंक ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है तो आप तुरंत बैंकिंग ओम्बड्समैन को भी इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। हाल फिलहाल में हम लोग काफ़ी लोगों को ऐसे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनके प्रोजेक्ट अबैंडन हो गए हैं या काफ़ी सालों से बने नहीं हैं, और उनके बिल्डर्स ने जो पीएमआई प्रॉमिस करी थी देने के लिए वो पेमेंट रोक दिया है या उन्होंने दिया ही नहीं है, और बैंक्स इन बायर्स और अलॉटीज़ के खिलाफ या घर खरीदारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इस तर्ज पे हम लोग इस समय सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों का केस फाइट कर रहे हैं, जो और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ भी दिया है उन्हें कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि जब आप लोन डिफ़ॉल्ट बैंक दिखा देती है तो प्रोसिक्यूशन के अलावा आपका सिविल स्कोर भी बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट कर जाता है। तो जब सिविल स्कोर आपका इम्पैक्ट कर जाता है तो आप कोई भी लोन यानी कि एजुकेशन लोन, कार्ड लोन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और काफ़ी टाइम तक अगर ये ऐसा रहता है तो आपको कई बार ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है। सो इसकी काफ़ी ज़्यादा और भी पेचीदगियाँ हैं जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा कॉशन रहना होगा, और उसको सेफगार्ड करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको अपने बैंक और बिल्डर से हर तरह से ये एक्नॉलेज करवाएं कि लायबिलिटी पोजीशन से पहले किसकी है और ये किस किस को पता है। देखिए, जहाँ जहाँ कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा होता है वहाँ पर हमेशा आपको ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है। जो भी ईएमआई या प्री ईएमआई वाली जो स्कीम्स हैं, पहली बात तो ये इनोवेटिव स्कीम्स की श्रेणी में आती हैं, और आरबीआई द्वारा इन्हें बहुत पहले से इन्हें एक रेड फ्लैग किया गया है, क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क और जो पेमेंट्स हैं वो बिल्डर द्वारा ना दिए जाने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। सो मेरा ये मानना है कि ये वर्थ इट नहीं है, चाहे कितना भी आपको ये अच्छा लगे देखने में कि आपकी ईएमआई पोजीशन तक बिल्डर देगा, बट कई मामलों में ये देखा गया है कि कुछ पेमेंट करने के बाद बिल्डर ये पेमेंट्स नहीं चुकाते हैं, और क्योंकि आप एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट बैंक के साथ ईएमआई चुकाने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो वो आपको आखिर में चुकानी पड़ती हैं। इसलिए मैं इनको उतना वर्थ इट नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि आप एक नॉर्मल हाउसिंग लोन लें जिसमें लोन आपका कंस्ट्रक्शन लिंक्ड हो, जहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से पेमेंट डिसबर्सल हो। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आप जरूर जागरूक हुए होंगे और ये जान पाए होंगे कि आखिर कैसे आपको सावधानी से अपने पैसों को निवेश करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा या रियल एस्टेट से जुड़े किसी और पहलू के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर
जरूर बताएं। Do subscribe to MBTV. This is your host Reena Gaurav signing off with cameraman Manish.